नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिल्किस बानो दुष्कर्म मामले में दोषियों की रिहाई का गुजरात सरकार का फैसला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को टीआरएस के नेता के कविता ने प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का अनुरोध किया। पत्र में कविता ने आरोप लगाया कि इस मामले में गुजरात सरकार ने अप्रैल 2022 में जारी गृह मंत्रालय के उस दिशा निर्देश का उल्लंघन किया है जिसमें दुष्कर्म, मानव तस्करी और पॉक्सो जैसे मामलों में दोषी करार लोगों को रिहाई की अनुमति नहीं देने की बात कही है। तेलंगाना विधान परिषद के सदस्य ने सीजीआई से अनुरोध किया कि वह हस्तक्षेप करे ताकि गुजरात सरकार का फैसला तुरंत वापस लिया जा सके। उन्होंने कहा कि देश का कानून पर से विश्वास न उठे, इसके लिए ये जरूरी है कि कविता ने कहा है कि बिल्किस बानो के दर्द और भय को महसूस कर सकती हूँ और ऐसे में टीआरएस नेता ने ध्यान दिलाया है कि मामले की जांच सीबीआई ने की थी और दोषियों को सजा सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई थी। उन्होंने कहा कि सीपीसी की धारा 435(1)(a) में स्पष्ट है कि सीबीआई के जांच के मामलों में बिना केंद्र सरकार से परामर्श लिए दोषियों की सजा में छूट या उसे हल्का करने की शक्तियों का राज्य सरकार इस्तेमाल नहीं करेगी। पूर्व लोकसभा सांसद कविता ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई केंद्र के सलाह से की गई है। इस बीच कविता के भाई और टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए विकास, सुरक्षा और कल्याणकारी कदमों का वायदा करते थे, लेकिन अब चुनाव जीतने के लिए दुष्कर्मियों और हत्यारों को मुक्त किया जा रहा है। इस बीच सीनियर आईएएस अधिकारी और तेलंगाना के सीएम की सचिव स्मिता सभरवाल ने गुजरात सरकार के इस फैसले की आलोचना की। स्मिता सभरवाल ने बिल्किस बानो के लिए न्याय की मांग की है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की सचिव स्मिता सभरवाल ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि मैं एक महिला और एक सिविल वर्कर हूं, मैं इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकती हूं। गुजरात सरकार के इस फैसले को लेकर स्मिता सभरवाल ने कहा है कि बिल्किस बानो के सांस लेने के अधिकार को छीनने के बाद भारत खुद को स्वतंत्र राष्ट्र नहीं कह सकता है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ ही स्मिता सभरवाल ने जस्टिस फॉर बिल्किस बानो भी डाल दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कोई कार्यरत अधिकारी क्या राजनीतिक फैसले पर सवाल उठा सकता है। गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा में जीवित बची बिल्किस बानो ने कहा है कि उनके परिवार के 7 सदस्यों से संबंधित एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई न्याय में उनके विश्वास को हिला दिया है और उन्हें स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने गुजरात सरकार से इस नुकसान को पूर्ववत करने और बिना किसी डर और शांति से जीने का अधिकार वापस देने की अपील की है। जबकि गोधरा के मौजूदा बीजेपी विधायक ने एक साक्षात्कार में बिल्किस बानो के साथ बलात्कार मामले में 15 साल बाद रिहा किए गए दोषियों के बारे में कहा है कि वे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। शायद किसी का उल्टा मकसद उन्हें घेरना और उन्हें सजा देना था। तो गुजरात सरकार ने इस मामले में सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार से लेकर विपक्ष तक सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई ये फैसला सही है? अगर हाँ, तो फिर विपक्ष आखिर इस पर सवाल क्यों उठा रहा है? पीड़ित पक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? करेंगे इस विषय पर तफसील से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। विनोद सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के। विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। डॉक्टर स्वाति बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम आलोक वत्स जी आपके साथ करते हैं। आलोक जी, गुजरात में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। सर, सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो फैसला लिया गया गुजरात सरकार की तरफ से, इसका क्या आधार है? किस आधार पर ये फैसला लिया गया और इतना बड़ा जुर्म इन्होंने किया था, उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया? देखिए नेहा जी,
ये सही है कि इन लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया था और उसके लिए इनको लाइफ सेंटेंस मिला था, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति ने क्लीमेंसी की गुहार लगाई 3 महीने पहले, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को कि इनके प्ली को अंडर 1992 रिमिशन पॉलिसी इसको कंसीडर किया जाए। 15 साल ये ऑलरेडी जेल में काट चुके हैं। और एक होता है कन्विक्टों का क्लीमेंसी के वक्त कि इनका रिग्रेट और रिफॉर्म किस तरीके से होना चाहिए। तो इसके लिए एक जेएसी की कमेटी बनी। उस कमेटी में 8 मेंबर थे और उस कमेटी के मेंबर्स ने जो डीएम थे, जेल सुपरिटेंडेंट थे, मेंबर सेक्रेटरी थे, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, एसपी थे और वेलफेयर ऑफिसर थे और 2 मेंबर बीजेपी के भी थे। तो इन लोगों का एक सामूहिक फैसला आया, सिर्फ इनके लिए ही नहीं, इनमें से कुछ कैदी मेडिकल ग्राउंड्स भी बहुत सॉलिड था इनको रिहा करने के लिए और 70 बरस की उम्र पार कर चुके थे, 72 बरस की उम्र पार कर चुके थे। और सिर्फ इन 11 आदमी को नहीं रिहा किया गया। ये कमेटी कितनी तटस्थ होती है सर? ये कमेटी 26 आदमी ये कमेटी सर कितना तटस्थ होती है, कितना ये निष्पक्ष होकर कार्य करती है? अब ये तो कमेटी जो फॉर्म की गई, ये कमेटी मेंबर्स के ऊपर मैं तो उंगली उठा नहीं सकता हूं, लेकिन कमेटी मेंबर्स ने ये मिलकर एक मत से फैसला किया कि 26 प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, जिसमें ये 11 ये भी प्रिजनर्स थे। अब ये इनको रिहा किया गया। ठीक है, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अब ये भी खड़ा होता है कि क्या ये जो ये फैसला है जिस पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, ये किस आधार पर लिया गया? विनोद जी से कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोर्ट में एक प्रोसीडिंग के बाद जो भी सजा पूरी थी नहीं थी, इसकी चर्चा सदा ज्यादा होनी चाहिए नहीं, ये चर्चा अलग की है। सवाल है जो कानून की मूल भावना है, जो ऐसे दोषियों के प्रति सामाजिक राजनीतिक रवैया है, उसके साथ क्या हम न्याय कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय नेता, उनके सरकार इस प्रकार से महिमा मंडन और स्वागत किसी ऐसे जघन्य अपराध में सजा याफ्ता कैदियों के छूटने पर जो ये सेलिब्रेशन का अवसर किया जा रहा है और इसको राजनीतिक उसमें जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी स्कोर करने का प्रयासरत है, जो उसका इंटेंशन है वो घातक है। देश में क्या इस प्रकार की व्यवस्था बन गई है? सवाल है कानून का खौफ रहेगा कि नहीं रहेगा। और राजनीतिक और नेता लोग किसी भी दोषी को, चाहे उसके गुनाह कुछ हों, उसकी आदतें कुछ हों, उसको हम बस केवल हमको राजनीतिक स्कोर करना है तो हम उसको एक नई बहस जन्म दे देंगे और उसको दोषमुक्त समाज से राजनीति के माध्यम से कर दिया जा सकता है। ये सवाल भारत के भविष्य के लिए, भारत में जो सुधी जन है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून पे आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ हो रहा है। ये जश्न किस लिए आलोक जी? ये जश्न किस लिए? बहुत मेडल जीत के आए हैं क्या ये सभी लोग? देखिए, ऐसा कोई जश्न का माहौल नहीं था नेहा जी। उनके परिवार के लोग आए थे और उनको खुशी थी कि उनके परिवार के लोग लौट के आए हैं, तो उन्होंने उनको गार्लैंड किया और मिठाइयाँ खिलाई, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर किसी के परिवार का आदमी 15 साल के बाद उसके पास लौट के आ रहा है तो वो उस खुशी को इजहार करेंगे। लेकिन कोई पार्टी स्तर पर ऐसा कोई जश्न नहीं मनाया गया, कोई पार्टी स्तर पर ऐसा ध्यान नहीं दिया गया कि कोई बहुत वीर बांकुड़े आए हैं या कोई बहुत बड़े इस तरीके के लोग आए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया है। ये एक नॉर्मल था, उनके परिवार के लोग गए थे, उन्होंने खुशी का इजहार कर दिया, जिसको लोगों ने तोड़ मरोड़ कर दिखाया है टेलीविजन पर भी और प्रेस में भी उसकी रिपोर्टिंग गलत ढंग से की गई। ठीक है, विनोद जी ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है, हम तो पार्टी की तरफ से कोई फैसला थोड़ी लिया गया था कि स्वागत करेंगे उनका। माला पहनाई तो उनके परिवार के सदस्यों ने पहनाई, आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं फिर? नहीं, देखिए, आप सब लोग एक जिम्मेदार चैनल के और सक्रिय पत्रकार हैं और
मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की मंशा इसमें आपको दिखती नहीं है क्या? तो कॉमन सेंस की बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी आम दोषी, आम कैदी के साथ ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की जिंदल साहिबा बैठी हैं, आलोक जी बैठे हैं, ये अपने अंतर्मन से विवेक से फैसला ले। क्या ये जो परिपाटी हम शुरू कर रहे हैं, ये कल्चर हम शुरू कर रहे हैं, ये दोषियों के साथ ठीक है क्या? ये आदत हम डाल देंगे और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स खोजेंगे, विचारधारा की राजनीति हो, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो, तो इससे देश आखिर हमारा सफर करेगा, भारत का युवा, भारत का भविष्य सफर करेगा, वो कानून को दूसरे अर्थों में लेगा, इसके बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये बता रहे थे नहीं, तो अपने हिसाब से समझ लें, अपने हिसाब से हम समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। स्वाति जिंदल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि बिल्किस बानो मामले में बलात्कार के दोषियों की छूट और रिहाई कानूनी रूप से कितनी सही है, और भले ही ये छूट कानूनी रूप से सही हो, लेकिन क्या ये बलात्कार कानून की भावना के विपरीत नहीं है? ना जाकर अगर प्योरली कानूनी जो भी पॉइंट है उस पर बात करें अगर हम लोग, तो कहीं ना कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो भी जजमेंट दी, जिसके मुताबिक गुजरात राज्य सरकार को भी आदेश दिया गया कि वो इनकी सजा में छूट पर विचार करें, तो अगर हम कानूनी पॉइंट अगर उसका देखें तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी अपनी द्वारा दी गई जजमेंट से बंधे हुए हैं। और अगर हम पहले की जजमेंट देखें तो उसमें ये कहा गया है कि कोई भी अदालत कभी भी किसी भी कैदी की सजा के छूट के मामले पर विचार करने से मना नहीं कर सकती। तो ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जब ये एप्लीकेशन पहुंची, जो भी जिसने भी ये एप्लीकेशन डाली हम सब जानते हैं, राधे श्याम ने, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन था कि क्या वो गुजरात सरकार को ये डायरेक्शंस दें या ना दें कि वो छूट पर विचार करें। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने राज्य सरकार को डायरेक्शंस दिए और फिर मामला राज्य सरकार के हाथ में आ जाता है। हम सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि राज्य सरकार को कुछ अधिकार हैं कि रिमिशन की, सजा की रिमिशन जिसे हम छूट कहते हैं, उसके मामले में अगर वो चाहे तो कुछ और फैक्टर्स मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि अभी हमारे दोस्तों ने बताया कि कैसा उनका बर्ताव है, जो कैदी थे उनका सजा के दौरान उनका बर्ताव कैसा रहा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन का भी रिपोर्ट कंसिडर होता है, स्पेशल जो कमेटी बनाई जाती है उसकी रिपोर्ट कंसिडर होती है। इन सब चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने डिसीजन लिया है और उसकी सजा में छूट दी है। नहीं सर, ऐसी मैम कौन सी ऐसी नीति है, ऐसी कौन सी पॉलिसी होती है जिसकी वजह से दोषियों को रिहा किया जाता है? देखिए, जो रिमिशन पॉलिसी होती है वो हर स्टेट की अपनी होती है। अब इस केस में प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है नेहा जी कि जो पॉलिसी कंसिडर की गई है वो 1992 की पॉलिसी है। ये पॉलिसी अगर हम 2014 की नई पॉलिसी को देखें, कंपेयर करें, तो काफी रिलैक्स्ड। प्रॉब्लम ये है कि जब ये केस माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए कि इन कॉन्विक्ट्स की जो 11 अक्यूज हैं, जो सजा याफ्ता हैं, इनकी रिमिशन को हम 1992 की पॉलिसी के द्वारा मद्देनजर रखते हुए उसको कंसिडर करेंगे। वो उन्होंने इसलिए करा था क्योंकि कन्विक्शन जो हुई थी वो हुई थी 2008 में। अब ईयर ऑफ कन्विक्शन एंड ईयर ऑफ क्राइम टू बी कंसिडर्ड, जब हम रिमिशन पॉलिसी देखते हैं तो उसी साल की रिमिशन पॉलिसी देखेंगे जिस साल में कन्विक्शन हुआ था। उस समय जो 1992 गुजरात स्टेट की जो रिमिशन पॉलिसी, उसमें वो क्राइम नहीं देखते थे, कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी कि भाई हाँ गैंग रेप हुआ है तो मुजरिम को रिमिशन नहीं दी जाएगी, मर्डर हुआ है तो उसको रिमिशन नहीं दी जाएगी। अगर 2014 की पॉलिसी देखें, जो नई पॉलिसी है वो काफी स्ट्रिक्ट है, उसमें सजा के मुताबिक क्लासिफिकेशन है बकायदा। अगर कोई भी मुजरिम गैंग रेप या मर्डर पे सजा काटता है तो ऐसे केस में कतई उसको कोई रिमिशन उसकी सजा को नहीं दी जाएगी। बट ये कन्विक्शन आया 2008 में। ये जो एक्ट हुआ था, जो क्राइम हुआ था, वो हुआ था 2002 में। उस टाइम जो पॉलिसी चल रही थी वो 1992 की थी और उसी को मद्देनजर रखते हुए गुजरात सरकार ने रिमिशन दी है। सवाल यही कि कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या ये गुजरात सरकार ने फैसला लिया उससे पहले केंद्र सरकार को बताया था या पूछा था, उनकी भी अनुमति थी क्या इस फैसले में? मैं लीगल
आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो कुछ उस पर स्वाति जी ज्यादा बता पाएंगी, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि जो भी इसके नॉर्म्स थे उसको फॉलो करके ही ये कंसीडर किया गया था कि एडमिशन 1992 के तहत इनको रिहा किया जाए। अगर मान लीजिए ये मैंडेटरी होता कि नहीं आपको सेंटर से लेना है, तो ये तो स्वतः निरस्त हो जाता ये रिलीज, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब सब कुछ बाय द रूल हुआ है, रूल के मुताबिक हुआ है और इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि मैं लीगल पॉइंट्स का ज्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। अब प्राणा प्रसाद जो मैं देख रहा हूँ, इनके रिहा होने के बाद इस तरीके का कोई लीगल रैंगल नहीं हुआ है, इसका मतलब सब कुछ अंडर द लॉ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है और रिलीज भी उसी के साथ हुआ है। ठीक है, अगर आपने अंडर द लॉ ये पूरा फैसला लिया, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या केंद्र सरकार की भी इस पर सहमति है? क्या वो भी चाहती है क्या ऐसे इन दोषियों को जो कि गंभीर मामलों में दोषी पाए गए हैं उनको रिहा कर दिया जाए? अगर नहीं वो इसमें सहमत है तो फिर क्या नहीं लगता कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर केंद्र इसके खिलाफ होता तो अब तक केंद्र के किसी बड़े नेता का बयान आ गया होता, लेकिन अभी तक किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया है इसके ऊपर। इसका मतलब सब कुछ अंडर द लॉ हुआ है और उसके बाद इनकी रिलीज हुई है। 15 साल भी अगर जेल में इन्होंने काट लिया तो एक बहुत लंबी अवधि है। और सबके नहीं, जो अपराध किया है उसके लिए 15 साल क्या इनफ है क्या? वो काफी है क्या? ये भी एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ठीक है, मैं विनोद जी का रुख कर लेती हूँ। विनोद जी, अब क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायकों ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को, इनकी इनका जो फैसला है सरकार का उसको निरस्त करने की मांग की है, एक बार फिर से इन्हें जेल भेजने की मांग की है। क्या लगता है कि ये कदम उठाकर कुछ होने वाला है? कान पर जू रेंगेंगी? नहीं, बिल्कुल, जैसे भाजपा के नेता ने बिल्कुल कह दिया कि कहीं ना कहीं अगर इनको आपत्ति होती एक महिला को न्याय दिलाने में, उसके दोषियों को खुला से लिबरेशन करने में, सम्मान करने में, तो बिल्कुल ये हस्तक्षेप करते, क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का गृह प्रदेश है गुजरात। अगर वहां इस प्रकार से कानून का, मैं मखौल कहूंगा, मैं आम जन की भाषा में, आम भारतीय की भाषा में, बहुत लीगलिटी में मैं नहीं जाऊंगा, आप तो जस्टिफाई कर देंगे लीगल प्रोसीडिंग से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन इतने जघन अपराध के बाद क्या हमारे समाज में एक पार्टी के द्वारा, जिसके प्रदेश से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, उनका प्रदेश है, प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्रित्व काल में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, इस तरीके का सेलिब्रेशन जायज है क्या? ये विवेकपूर्ण फैसला मैं आपके दर्शकों पर छोड़ता हूं। जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं, और कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये संदेश देती है कि हम महिला सम्मान के प्रति पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, संवेदनशील हैं। ये किसी भी साठ गांठ से, जोड़ तोड़ से, मैनिपुलेशन से, फैब्रिकेशन से मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये माहिर सरकार है। अगर दोषियों को इस प्रकार से आभा मंडल और इनको सम्मानित करने का काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी एक संविधान को मानने वाली पार्टी है, कानून का राज तो कानून के तहत ही फैसला लिया गया है ना विनोद जी। अभी आपने स्वाति जी को सुना, उनका कहना है कि कानून के तहत 1992 का बताया है स्वाति जी ने, अभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्वाति जी उन्होंने बताया है कि उसी के तहत ये फैसला लिया गया है। अगर गलत होता तो क्या इसको चुनौती दी जा सकती है स्वाति जी आगे? इस फैसले को, जो ये कमेटी ने फैसला लिया, सरकार के जरिए जो ये फैसला लिया गया है, इसको आगे चुनौती दी जा सकती है क्या? देखिए नेहा जी, अगर हम चुनौती का मामला कहें तो चुनौती तो कोई भी कभी भी किसी भी डिसीजन को दे सकता है। हाँ। चुनौती देने वाले को कभी कोई रोक नहीं सकता। इंडिया इज अ फ्री कंट्री, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर आदमी को हक है अपनी आवाज उठाने का। जब भी हमारे सामने कोई इस तरह का मामला आता है, देखिए 2 चीजें हमें हैं। एक तो हमारे सामने एक मॉरल डिलेमा, जैसे हम एक इमोशनल लोगों की मनस्थिति क्या है उस फैसले को सुनकर, एक तरफ तो हमारा मन उस तरफ भागता है, दूसरी तरफ हमें कहीं ना कहीं अनइमोशनल होके कानून की तरह अपनी आंखों पे पट्टी बांध के केवल अपने दिमाग का उपयोग करके ये भी देखना है कि लॉ क्या कहता है, कानून उस पॉइंट पे क्या कहता है। तो जब किसी भी तरह का क्राइम हम देखते हैं, कुछ क्राइम हो रहा है, उसमें अगर रिमिशन, सजा में छूट, अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई राइट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए 2 हेड्स होते हैं, एक हेड है स्टेट गवर्नमेंट का और दूसरा हेड है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अगर इस क्राइम को स्टेट गवर्नमेंट के हेड के अंडर ये आ रहा है ऑलरेडी, तो ऑफकोर्स स्टेट गवर्नमेंट को वो हक है, राज्य सरकार को हक है पूरी
को वो हक दिया गया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कि वो फैसला ले बिना। ठीक है स्वाति जी, क्योंकि मेरे पास एक दो और सवाल है आपसे पूछने के लिए। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि कहा है कि छूट अधिकार का मामला नहीं है, ये खास स्थितियों को पूरा करने वाले अपराधी को दिया जाने वाली राहत है। दरअसल तो क्या समिति ने छूट की पात्रता के मानदंड का खुले आम दुरुपयोग किया है? क्या छूट देने के वक्त अपराध की संगीनता को भी मद्देनजर रखा गया है? देखिए, मैंने आपको अभी यही डिस्कस करा कि हमें कानूनी पॉइंट को पकड़कर चलना पड़ेगा। हाँ। अगर हम संगीनता देखें तो ये पॉलिसी जिसके द्वारा रिमिशन दिया गया है इन कॉन्विक्ट्स को, वो 1992 है। हाँ। कहीं ना कहीं उस पॉलिसी में ये क्लासिफिकेशन था ही नहीं। हाँ। कि क्राइम क्या है। हाँ। उस पॉलिसी में ये केवल देखा जाता था अंडर सेक्शन 233A। हाँ। कि अगर 14 साल पूरे हो गए हैं सजा। हाँ। के तो उस मुजरिम को हक है कि उसकी जो रिमिशन है, जो छूट है, उसके ऊपर राज्य सरकार विचार करे। कई ऐसे डिसीजंस आए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, छूट, सजा में छूट एक किसी भी व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट उसका ना हो सजा में छूट पाना, बट एट द सेम टाइम हम उससे ये हक उसका नहीं छीन सकते कि क्या राज्य सरकार इस छूट पर विचार करेगी या नहीं करेगी। राज्य सरकार को अगर एक मुजरिम अपनी सजा में छूट के लिए, रिमिशन के लिए राज्य सरकार के सामने एक एप्लीकेशन डालता है तो उसमें राज्य सरकार को उस पर विचार करना ही होगा। और अगर इस केस में गुजरात सरकार ने विचार, पूरी सारी चीजें देखते हुए अगर उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि हाँ भाई, इनकी सजा में, अब मुजरिम सजा में छूट जायज है या वैधानिक है, तो कानूनी तौर पर लिया गया फैसला है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।